स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विजय जोन पे। मैं डॉक्टर पवन सिंह आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र ये नदी तंत्र, जिसका मैप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, बोर्ड के ऊपर। और इसी क्रम में हम लोगों ने पहले इसी चैनल पर दो विषय देखे थे। एक था सिंधु नदी तंत्र, एक था गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूर्ववर्ती नदियां हैं। जिस तरह से सिंधु और सतलज भी पूर्ववर्ती नदियां थीं, भारत में ये तीन नदियां हैं जो पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां हैं जिनकी जो कि हिमालय के निर्माण से भी आज भी बह रही हैं, और हिमालय के निर्माण से पहले भी वो बहती थीं, और वर्तमान में भी उनके दशा और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मतलब जिस मार्ग से ये बह रही हैं आज भी ये उसी मार्ग से बह रही हैं। ठीक है, अब जो है हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक था हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो प्यारे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो जो कैलाश मानसरोवर झील है जो तिब्बत में है, वहां के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, हालांकि कुछ कुछ बुक्स में यांगसी ग्लेशियर भी लिखा रहता है, हालांकि दोनों आस ही पास है। और जो ये ग्लेशियर है, जो कैलाश पर्वत है, ये उसके दक्षिण पूर्व में है। ठीक है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और अगर कहा जाए कि ये तिब्बत के किस जिले में पड़ता है, तो ये तिब्बत के पुरंग जिले में पड़ता है, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ये ग्लेशियर। ठीक है बच्चे। और अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पहले तो ये जान लीजिए एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है, और ये 3 देशों से होकर बहती है। वो 3 देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन, बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर, और भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं लंबाई यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर। और इंडिया में इसकी लेंथ कितनी है? 916 किलोमीटर्स। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये इसकी कुल लंबाई थी, और ये 3 देशों से होकर बहती है, भारत, बांग्लादेश और चीन। ठीक, अब हम इसके उद्गम पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये देखें, ये एक नक्शा है आपके सामने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का, और यहां से ये तिब्बत से होके ये ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, जो चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है वहां से। ठीक है, और ये पूर्वी हिमालय के अलॉन्ग ये बहती है। ठीक है, और तो पूर्वी हिमालय के अलॉन्ग ये बहेगी, तो जो देश जहां से ये निकलने के बाद जिस देश से होके गुजरेगी, वो देश कौन सा होगा बारे बच्चों? तो वो होगा तिब्बत। और तिब्बत जो देश है, वहां पे इसको क्या बोलते हैं? ये एग्जाम में आता है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को, या चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को, या फिर अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को, या बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में प्यारे बच्चों इसे बोलते हैं सांगपो यारलुंग। क्या बोलते हैं? सांगपो या सांगपो यारलुंग। तो सांगपो यारलुंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तिब्बत जो है वो बुद्धिस्ट कंट्री है, और जो ये शब्द है सांगपो या सांगपो यारलुंग, ये बौद्ध भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शुद्ध करने वाला। जिस तरह से गंगा हमारे लिए पवित्र है, वैसे ही ब्रह्मपुत्र तिब्बतन के लिए या तिब्बती लोगों के लिए पवित्र है। तो तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो या सांगपो यारलुंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तिब्बत में इसे क्या बोलेंगे, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ मैप के, सांगपो यारलुंग। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम इसको तिब्बत में कहा जाता है इसको। ठीक है, अब ये जो है तिब्बत से होके निकली, और ये जो है पूर्वी हिमालय के अलॉन्ग ये बहते हुए ये प्रवेश करेगी भारत में। कहाँ पे? भारत में प्रवेश करेगी। तो अब वो हम देख लेते हैं। यहाँ से देखिए ये निकल रही है, और ये पूर्वी हिमालय के साथ बहते हुए यहाँ पे ये जो राज्य पड़ेगा वो है अरुणाचल। अब यहीं पर प्यारे बच्चों एक चोटी है पूर्वी हिमालय की, जो पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसका नाम है नामचा बारवा। क्या नाम है प्यारे बच्चों? नामचा बारवा। ये चोटी है, मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ कर दिया है थोड़ा सा, ठीक है, समझने के लिए। तो इसी नामचा बारवा चोटी से होकर ये जो है भारत में यू टर्न लेती है, और यहीं पर इसको क्रॉस करने के बाद यहीं पर एक ये गॉर्ज का निर्माण करती है। मैंने लेक्चर के पहले ही कहा था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है
वो पूर्ववर्ती नदी है। इसका मतलब ये हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी बहती थी और आज भी बह रही है, और ये इन्होंने अपना मार्ग भी परिवर्तन नहीं किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हिमालय में ही गॉर्ज का निर्माण करती है। हिमालय को काटते हुए ये उनमें गॉर्ज का या महाखड्ड का निर्माण करती है, जिसको हम लोग गॉर्ज कहा जाता है। तो उसी क्रम में ब्रह्मपुत्र नदी जब नामचा बारवा से भारत में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर मुड़ती है यू टर्न लेते हुए, तो यहीं पे एक गॉर्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है दिहांग गॉर्ज। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? इसका नाम है दिहांग गॉर्ज। ठीक है, मैं यहां लिख दे रहा हूं दिहांग गॉर्ज। ठीक है, तो इस गॉर्ज का निर्माण करते हुए ये भारत में प्रवेश करती है दक्षिण की ओर, और जैसे ही ये अरुणाचल में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या होता है? तो यहाँ पे इसका नाम होता है दिहांग। क्या नाम होता है? दिहांग। तो अरुणाचल में इसको क्या बोलते हैं? मैं केवल लिख देता हूं नाम, इसको क्या कहा जाता है? दिहांग। ठीक, लेकिन जो अरुणाचल के अंदरूनी क्षेत्र हैं, जो अरुणाचल के रिमोट एरियाज हैं, ये तो इसका कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमन नेम है ये इसका, ये अरुणाचल में दिहांग। लेकिन जो अरुणाचल के जो अंदरूनी क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज हैं, फार फ्लंग एरियाज हैं, वहां पे जो है इसको क्या कहा जाएगा? सियांग। तो इसको दिहांग भी कहते हैं। दिहांग जो है कॉमन नेम है, और सियांग, मैं सियांग भी यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, देख लीजिएगा आप लोग, सियांग। ठीक है भाई बच्चों, ठीक। तो ये जो है फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि अरुणाचल में इसको क्या कहा जाता है, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, दिहांग या सियांग। आगे हम देखें, अब ये अरुणाचल में प्रवेश की और अभी तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं पड़ा है। अभी इसको हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं। जैसे ये भारत में प्रवेश की, अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश की, और ये 2 पॉइंट है यहां पर, ये असम में, इस जो ये जगह है इसका नाम है सादिया। क्या नाम है इसका? सादिया। मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, इसका नाम है सादिया। और असम में ही जो है एक दक्षिणी यहां पॉइंट है, इसका नाम है धुबरी। ठीक है, इसका नाम है धुबरी। ये मैं बाद में बताऊंगा मैंने क्यों लिखा, पहले हम लोग यहां देखते हैं। तो ये जगह उत्तरी असम में है। सादिया जो है वो उत्तरी असम में है। अरुणाचल और असम का ये बॉर्डर है, ये सीमा है अरुणाचल और असम की, सादिया। तो सादिया के पास दिहांग नदी से, सादिया के पास दिहांग नदी से 2 नदियां आके मिलती हैं, जिसका नाम है दिबांग और लोहित। इनका नाम क्या है? दिबांग और लोहित। ठीक है, ये देखिए यहां पे नक्शे में दिख रहा होगा, मैप में आपको दिख रहा होगा, दिबांग और लोहित, ये 2 सहायक नदियां हैं। तो जब सादिया के पास ये 2 नदियां आके मिली, दिबांग और लोहित, अब ये प्रवेश करेगी असम में, और असम में इसका नाम क्या कहा जाएगा? ब्रह्मपुत्र। इसका मतलब कि जब दिहांग नदी में, दिहांग जो कि नाम ब्रह्मपुत्र का था असम में, दिहांग नदी में जब 2 नदियां आके मिलेंगी, कौन सी? लोहित और दिबांग, तब ये असम में प्रवेश करेगी, और असम में प्रवेश करते ही इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लोहित नदी पर, ठीक है, लोहित नदी पर असम में एक पुल बनाया गया है। एग्जाम में प्रश्न आया है, जो भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल है, इंडियाज लार्जेस्ट रोड ब्रिज। ठीक है, उसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु। इस चीज को याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक, ये एग्जाम में मेरे बच्चों बहुत बार प्रश्न आया है, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, ये असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 9.15 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। ठीक है, और ये भारत का क्या है? सबसे लंबा सड़क पुल है, इंडिया लार्जेस्ट रोड ब्रिज। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। या एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। इसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सादिया सेतु, जो कि लोहित नदी पे बनाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो ये जो सादिया जो जगह है ये उत्तरी असम में है और धुबरी जो है ये दक्षिणी असम में है। ठीक। और जो सादिया और धुबरी का ये जो क्षेत्र है ये असम का मैदान है। ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो पूरा हिमालयी क्षेत्र है, तो ये असम का मैदान कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि इसे असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहा जाता है। अब हमने देखा इससे पहले कि सादिया के पास दो नदियां आके मिली इससे, एक है लोहित और दिबांग। ठीक है, और दिबांग नदी पर ही ये सेतु बनाया गया था, भूपेन हजारिका सेतु। जैसे ये सादिया से आगे बढ़ी तो सादिया के आगे यहाँ पर एक जगह है, सादिया के जस्ट आगे यहाँ पर, उसका नाम है पासीघाट। और यहीं पर पासीघाट के पास जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, जो बार बार परीक्षा में आता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, उसका नाम क्या है? माजुली। ठीक है, ये भी मैं आपकी सुविधा के लिए यहां लिख देता हूं, माजुली। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 352 स्क्वायर किलोमीटर है। 352 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये इसको असम सरकार के द्वारा जो है नदी जिला घोषित किया जा चुका है। इसको असम सरकार के द्वारा क्या घोषित किया गया है? नदी जिला, रिवर डिस्ट्रिक्ट। और ये भारत का एकमात्र नदी जिला भी है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, यही प्रश्न पूछता है कि विश्व का जो है निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, किस नदी पर है, कहां पर है। ठीक है, यही सब प्रश्न यहां से आते हैं माजुली से, तो माजुली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, एक और चीज कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम का वरदान और असम का शोक भी कहते हैं। वरदान इसलिए कहते हैं क्योंकि असम अपने जल के लिए ब्रह्मपुत्र पर निर्भर है, और शोक इसलिए कहते हैं, सौरव इसलिए कहते हैं असम का इसको, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से ही हर साल खासकर मानसून के समय में उत्तरी असम में बाढ़ आती है। तो इसको असम का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए, जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, एनएच होता है, नेशनल हाईवे, तो उसी तरह से नेशनल वाटरवे भी होता है, राष्ट्रीय जलमार्ग। तो एग्जाम में जो है आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां के बीच में है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहां से कहां के बीच में है। तो अब क्योंकि हमारे टॉपिक में है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जो आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किन दो बिंदुओं के बीच में है, तो ये मैंने पहले ही बताया था, सादिया और धुबरी के बीच में। ये है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, NW02, नेशनल वाटरवे नंबर 2। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। ठीक है, या NW02। ये किसके किसके बीच में है? सादिया और धुबरी के बीच में। और उसी क्रम में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या मैं 1 भी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भी आता है एग्जाम में, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ या डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है वो प्रयागराज से हल्दिया के बीच में है। ठीक है, वो भी खूब आता है एग्जाम में, और ये भी आता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 या NW02 ये सादिया और धुबरी के बीच में है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सादिया और धुबरी के बीच में असम घाट जो असम का मैदान है, ये पूरा सादिया और धुबरी के बीच में, या ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, ये कैसा है? ये पूरा समतल है। अब प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे ये समतल कैसे है? ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये समतल कैसे है। तो समतल ये इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर नीचे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा गारो खांसी जयंतियां। ठीक है, जो 3 पहाड़ियां हैं। और ये क्या है? तो ये शिलोंग पठार है, ये मेघालय है, ये शिलोंग प्लेटू है। और ऊपर क्या है? उत्तर में, दक्षिण में है शिलोंग पठार, और उत्तर में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो इसे असम का मैदान या प्लेन ऑफ असम क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम ये समझ रहे हैं इस चीज को। यहां पर है शिलोंग, ठीक है, शिलोंग पठार, और ऊपर है हिमालय। ठीक है, और इनके बीच में क्या है? असम राज्य है। ठीक है, ये अरुणाचल है, ये पूरा ये पूर्वी हिमालय है, और नीचे शिलोंग पठार। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे समझा जाए थोड़ा बहुत,
ये देखिए, ये शिलोंग पठार हो गया, ठीक है। तो ये हो गया साउथ, और ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो ये बीच का आप जो भाग देख रहे हैं, ये जो है पूर्वी हिमालय हो गया, ठीक है। और ये नीचे शिलोंग का पठार, जो मैंने लिखा है साउथ, ठीक है ना। ये शिलोंग का पठार और ये पूर्वी हिमालय। तो ये जो बीच का क्षेत्र है, ये आपको समतल दिख रहा होगा, और ये जो क्षेत्र है, किनारे से उठे हुए भाग होते हैं। जो ये समतल क्षेत्र है, ये किनारे से उठे हुए भाग हैं, जिसको हम लोग रैंप घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंप घाटी। रैंप मतलब होता है सकरा। जो आपने आपने देखा होगा, फैशन शो वगैरह देखते होंगे आप लोग, तो उसमें जो मॉडल है वो उस पे रैंप के ऊपर वॉक करते हैं, जो काफी सकरा होता है। तो ठीक उसी तरह से शिलोंग पठार और ये जो पूर्वी हिमालय के बीच में जो ये समतल मैदान है, ये जो है किनारे से उठे हुए भाग हैं और संकरे हैं, ठीक है। इसलिए इसको रैंप घाटी कहते हैं। पॉइंट हमारा ये था कि ब्रह्मपुत्र नदी सादिया और धुबरी के बीच रैंप घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और रैंप घाटी क्यों कहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बीच का भाग है, ये समतल है, इसलिए इसको असम का मैदान कहते हैं, या ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्योंकि ये शिलोंग पठार और पूर्वी हिमालय के बीचों बीच है, जो समतल भाग है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां देखें तो हमको ये दिख रहा होगा कि ये जो है धुबरी तक, यहां तक आई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से होकर धुबरी तक, और इसी दौरान इसमें बहुत सारी नदियां आके मिली हैं, सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी रिवर्स। तो अगर हम देखें, ये नदी है सुबनश्री, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की 3 या 4 सहायक नदियां इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, या इसकी किसी भी सहायक नदी का नाम दे देगा, बोलेगा कि निम्न में से किसकी सहायक नदी है, या ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो कुछ जो है सहायक नदियों से संबंधित फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। तो यहाँ हम देखें, ये है सुबनश्री। तो सुबनश्री जो है, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी जो कुल लंबाई है 442 किलोमीटर है, यानी कि 442 किलोमीटर है लगभग इसकी कुल लंबाई। सुबनश्री ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, सुबनश्री को, जो सुबनश्री नदी है, इसे जो है गोल्ड रिवर भी कहते हैं। गोल्ड रिवर, गोल्ड रिवर क्यों कहते हैं इसको? सुबनश्री को क्या कहते हैं? इसको गोल्ड रिवर। इसको, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनश्री, ठीक है, इसको गोल्ड रिवर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो इसका मार्ग है, उसमें सोने के कण या गोल्ड डस्ट पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके मार्ग में सोने के कण या गोल्ड डस्ट पाए जाते हैं, इसलिए इसको सोने की नदी भी कहा जाता है, गोल्ड रिवर भी कहा जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये तिब्बत हिमालय से आती है। कहाँ से? ये आप देख रहे होंगे नक्शे में, ये तिब्बत हिमालय से आती है, ठीक है। और ये जो है ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है असम में, ठीक है। सुबनश्री जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में, ठीक। निकलती है तिब्बत हिमालय से, मैं फिर से बता दे रहा हूं। कुल लंबाई है इसकी 442 किलोमीटर, और ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसे गोल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है। आगे देखें तो और भी अन्य जो छोटी सहायक नदियां हैं, कामेंग, मानस, ठीक है। मानस जो है, ये मानस के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है असम में, वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और मानस जो है भूटान से आती है, और ये मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। उसके बाद है संकोश नदी, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी जो है, ये तिब्बत, सिक्किम के जो है, ये सिक्किम है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और ये ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश में मिलती है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, बांग्लादेश में ये मिलती है ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। असम में नहीं मिलती है तीस्ता नदी, ठीक। ये तीस्ता नदी जो है, ये सिक्किम की मुख्य नदी